नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना इतना आसान नहीं है। जैसे चक्रव्यूह में 7 दरवाजे होते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव यानी विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव भी 7 चरणों में हो रहा है। हमने आज इस मंथन के कार्यक्रम में इस चक्रव्यूह पर मंथन और चिंतन किया और फिर हमको ठीक उसी तरीके का सामंजस्य उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में, चुनावी रण में, चुनावी संग्राम में लगा जैसे महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया था। अब इस चक्रव्यूह में कौरव कौन है, पांडव कौन है, ये जनता जानती है, आपको पता है, लेकिन उस चुनावी चक्रव्यूह का अभिमन्यु कौन होगा, मंथन में आज बात होगी चक्रव्यूह के तीसरे द्वार की। महाभारत काल में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। कौरव पांडव की लड़ाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी चक्रव्यूह चुनाव आयोग ने रचा है, राजनीतिक दलों ने रचा है। आयोग नियम कानून आचार संहिता तय करता है और राजनीतिक दल चुनाव के मुद्दे। लेकिन यहां अभिमन्यु कौन होगा, ये 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग यानी 9 जिले और 55 सीटें, खास तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये चरण पूरा हो गया, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनाव है, जो चुनावी चक्रव्यूह है, उसका 1/4 से ज्यादा हिस्सा राजनीतिक दलों ने पार कर लिया। यानी 1/4 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हिस्से पर चुनाव हो गया। तो क्या 1/4 से ज्यादा जो चुनाव हुआ उसमें क्या कोई संकेत, कोई संदेश मिला? वोटिंग से पहले तमाम दलों ने अपना पूरा जोर लगाया। जाटलैंड से चुनावी मुकाबला निकलकर अब जो चक्रव्यूह का तीसरा द्वार है ना, वो यादवों की राजधानी में पहुंच रहा है। यहां पर चुनावी मैदान में समीकरण भी बदले हैं और सियासी खींचतान नहीं, थोड़ा और सियासी जो बाण चल रहे हैं, जो तीर चल रहे हैं, जो एक दूसरे पर संधान चल रहा है, ये कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। दूसरे चरण के चुनाव से निकलने वाले मुद्दे निश्चित तौर पर तीसरे चरण को प्रभावित करेंगे, इसमें कहीं कोई अभी फिलहाल संदेह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये तीसरा चरण है, तीसरा चरण में बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी यानी कानपुर और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, सेंट्रल यूपी, यहां पर चुनाव होना। कानपुर और बुंदेलखंड में अकेले 52 सीटें हैं और बुंदेलखंड में अकेले 19 सीटें हैं। तो जिस वक्त दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा था, उसी दौरान आज पूरे दिन भर राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए यानी कि जो चुनावी चक्रव्यूह है उसका तीसरा द्वार तोड़ने के लिए या तीसरे द्वार में प्रवेश करने के लिए धुआंधार कैंपेन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात में थे और उन्होंने कानपुर देहात की चुनावी रैली से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने तीसरे चरण के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक से एक चुनावी बाण चलाए। विपक्ष पर सीधे निशाना साधा, जनता से वोट की अपील की। बड़ा दिलचस्प रहा। आज जो योगी और मोदी का चुनावी कैंपेन कुछ अलग दिशा में जाता नजर आया। ठीक अगर इसकी तुलना करें तो जैसे पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण के बाद, या उस दूसरे पहले चरण के बाद जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, उस दौरान जो शारीरिक भाषा प्रधानमंत्री की थी, योगी जी ने बहुत सारे दौरे वहां किए थे,
वो शारीरिक भाषा आज देखने को मिली। हमारी सहयोगी अक्षया बता रही थी कि प्रधानमंत्री की शारीरिक भाषा क्या थी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई क्या हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? गठबंधन पर उन्होंने सीधा निशाना साधा, क्योंकि अब धीरे धीरे सेंट्रल यूपी में तो समाजवादी पार्टी, सेंट्रल यूपी हो, बुंदेलखंड हो या यादव लैंड हो, इटावा, मैनपुरी, एटा, जो ये कन्नौज, फरखाबाद, ये जो इलाका है, ये इसे एक समय ये समाजवादी पार्टी की सबसे उर्वर भूमि होती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में और उससे पहले 2017 में ये उर्वर भूमि समाजवादी पार्टी के लिए धीरे धीरे बंजर होने लगी थी। और 19 आते आते पूरी तरह ये जो उर्वर भूमि है समाजवादी पार्टी की, यादव लैंड जिसे बोलते हैं, इसमें गृह जनपद भी है, अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का, इटावा का सैफई भी इसी में आता है, मैनपुरी भी है, एटा है, मैनपुरी है, कासगंज है, फरखाबाद है, कन्नौज है, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ समाजवादियों यानी यादव परिवार का एक अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। शिवपाल यादव भी इस चरण में है। और इस जो तीसरा चक्रव्यूह है, जो चक्रव्यूह को जो तीसरा द्वार है, इस पूरे जो चक्रव्यूह के तीसरे चरण में या तीसरे द्वार में अखिलेश यादव जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री का चेहरा है विपक्ष का। उसके अलावा शिवपाल यादव उनके चाचा सैफई से लड़ रहे हैं, तो ये दो प्रमुख नेता। इसके अलावा और तमाम केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। शिवपाल यादव के खिलाफ कौन है याद नहीं, क्योंकि शिवपाल यादव, अभी हम शिवपाल यादव को सुन रहे हैं तो वो कह रहे थे कि भाई करहल और जसवंत नगर में होड़ लगी है कि कौन आगे निकलता है, लेकिन मेरी परम इच्छा है कि भतीजे अखिलेश ज्यादा वोटों से जीते। किसी भी अभिभावक की यही इच्छा होती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो एक तरीके से हम देखेंगे कि जाटलैंड के बाद अब यादव लैंड की लड़ाई है और बुंदेलखंड है, जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी तमंचा की फैक्ट्री लगाती है और वहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी असलहे यानी डिफेंस कॉरिडोर, मतलब एक असलहों के कारोबार करने वाली एक भारत सरकार ने एक ऐसी एक डिफेंस कॉरिडोर डेवलप करने की बात की है, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने मिलकर। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव तमंचावादी हैं और वो तमंचे की फैक्ट्री उनके लोग लगाते हैं, दंगाई हैं, और हम लोग तो राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए असलहे बना रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए असलहे बना रहे हैं, उनका कारोबार भी करेंगे। तो बुंदेलखंड में आज सबसे ज्यादा गर्मी रही। आल्हा उदल की रणभूमि बुंदेलखंड में, जन्मभूमि, रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि, बुंदेलखंड में आज सबसे ज्यादा तलखी और गर्मी भी रही। झांसी में अमित शाह थे, मौदहा हमीरपुर में प्रियंका गांधी थी, और अखिलेश ने झांसी, हमीरपुर का राठ, महोबा ताबड़तोड़ दौरे किए। लेकिन अखिलेश यादव ने जाति, धर्म, संप्रदाय की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली मिलेगी,
राठ में हमने पाइपलाइन डलवाई थी, उससे लोगों को पानी मिल रहा, बुंदेलखंड के लोगों को। हम फसलों का दाम बेहतर करेंगे, किसानों को जो सूखे और अकाल के कारण परेशान हैं उनके लिए हम काम करेंगे। हम दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इस पर काम करेंगे। अखिलेश यादव ने इस तरीके की बातें वहां पर की। युवाओं के लिए बात की कि भाई उनके लिए रोजगार, नौकरी की हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि भाई जो ये पूरा इलाका है वो अन्ना प्रथा, वर्षों से अन्ना प्रथा यानी अन्ना पशुओं से यहाँ का किसान तबाह है। ये तो समस्या तो पूरे उत्तर प्रदेश की है, लेकिन बुंदेलखंड में कुछ ज्यादा प्रचंड ये समस्या दिखती है। तो अन्ना पशुओं के निदान के लिए, उनकी समस्या के निदान के लिए अगर कोई विशेष प्रबंध भी करना पड़ा, उसके लिए कोई अलग से फंड कैबिनेट के जरिए एलोकेट करना पड़ा, तो वो भी करेंगे। कई बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही। वो यही कह के गए कि बुंदेलखंड की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और यहां की जनता ने भरपूर वोट दिया। बताओ, भरपूर समर्थन मिला उन्हें कि नहीं मिला? आज जब पीछे मुड़ करके देखो तो बताओ, इन्होंने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं का भाषण याद कीजिए। अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अखिलेश भी कम नहीं दौड़ा रहे हैं। माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उनको काफी वो भी दौड़ा रहे हैं। अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर 2017 में इन्होंने वोट तो बहुत सारे ले लिए, लेकिन काम वाम कुछ नहीं किए। लेकिन अगर 2017 की बात करें तो तीसरे चरण में मोदी लहर का प्रचंड असर था, और मोदी लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें जीतकर 49 विधानसभा सीटें जीतकर एक इतिहास रच दिया था, एक नया रिकॉर्ड बनाया था। पिछले 3 दशक में किसी भी राजनीतिक दल ने इस चरण में इतनी सीटें नहीं जीती थी, और यह सबसे बड़ी जीत थी। 10 जिलों में बीजेपी ने किसी का खाता नहीं खोलने दिया था। बहुत बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। हमारी सहयोगी ने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा निकालकर दर्शकों के लिए पेश किया है। ये मतलब 10 सीटों में जो 10 जिले में खाता ना खोले, और ये कहा जाता है कि समाजवादियों की कर्म भूमि है, यादव लैंड है, करिश्मा नहीं तो और क्या था ये। और इसमें 5 जिले बुंदेलखंड के भी शामिल थे, जहां किसी भी दल का, भारतीय जनता पार्टी का इतनी प्रचंड लहर थी कि किसी भी दल का खाता नहीं खुला था। 5 जिले बुंदेलखंड के भी शामिल हैं, और 5 जिले आप सेंट्रल यूपी के हैं, कानपुर क्षेत्र के। तो वास्तव में चुनाव यादव बेल्ट में है, लिहाजा मसले भी बदल रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी सपा के खिलाफ जातिवाद, परिवारवाद, दंगाई, तमंचावादी जैसे मुद्दे उठाकर उन्हें धार दे रही है। अगर बात की जाए तीसरे चरण में 16 जिलों में चुनाव है, और अब सियासी दल मुस्लिम जाट बेल्ट से निकलकर सेंट्रल यूपी और यादव बेल्ट, जो हम बार बार बता रहे हैं, बुंदेलखंड की सीटें पर जो रजमाइश कर रहे हैं। वोटरों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण के चुनावी जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो अखिलेश यादव बार बार वो बेसिक मुद्दों पर चुनाव खींच कर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो विपक्ष में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, उसका तंत्र, उसका झंडा डंडा एजेंडा तंत्र इतना जबरदस्त है कि वो बार बार मुद्दों को डिरेल करके वो अपनी अपनी पिच पर दूसरों को खेलने के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन इस बार तारीफ करनी हुई विपक्ष की कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष खेले या उनकी पिच पर आए, वो फिलहाल अभी होता दिख नहीं रहा है। टोन, इस पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक अलग टोन देने की कोशिश कर रही है। भाषणों की टोन बदल सकती है। ध्रुवीकरण की कोशिशों वाले धार्मिक भावनात्मक बयानों की जगह नए मुद्दे ले सकते हैं, ऐसे संकेत, ऐसे संदेश मिल रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं कि कन्नौज में बहुत जबरदस्त मुकाबला है, एक
वीआरएस लेकर एक आईपीएस असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, चुनाव लड़ रहे हैं। बता रहे कि उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। कन्नौज की 4 सीटें हैं कन्नौज जिले में, वहां बहुत तगड़ा मुकाबला है, 50-50 हो जाए। यह मुकाबला 3-1 से भी निपट सकता है। तो ये बड़ा जोखिम भरी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे संकेत फिलहाल आज के जो राजनीतिक समीकरण हैं, अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो 50-50 या 3-1, ये मुकाबला 3-1 से भी छूट सकता है। तो ये निश्चित तौर पर इसी तरह बुंदेलखंड में, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जो पाठा के जंगल हैं, पाठा का इलाका है, ददुआ का इलाका रहा है, कुख्यात डकैत 10 सरगना ददुआ, जो पाठा का इलाका है बुंदेलखंड में, वहां तो बीजेपी को इस बार काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दद्दू प्रसाद को मैदान में उतारा है। कभी ददुआ के बड़े बहुत निकटस्थ करीबी हुआ करते थे। इसके अलावा चित्रकूट सीट से समाजवादी पार्टी ने ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। ये सीट भी बड़ी दिलचस्प हो रही है। इसी तरीके से एक सीट बांदा की भी काफी साउंड दिख रही है। मतलब कुल मिला के बुंदेलखंड के 1-2 जिले जिनमें पिछली बार खाता नहीं खुला था, वहां जो विपक्ष है वो एक ठीक ठाक टक्कर देता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां काफी थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है। वोटरों को मोल्ड कैसे करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बखूबी जानते हैं, और वो अपने अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कहीं किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अस्त्र शस्त्र मतलब चुनावी अस्त्र शस्त्र हो रहे हैं। तमाम जगह से अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। कन्नौज में मोबाइल बांट दिए गए, खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, मोबाइल फोन बांट दिए गए। पीएमएस डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे गए, और एसडीएम की मौजूदगी में स्मार्टफोन ये पहले बांटे जाने थे भाई। इनको बाकायदे सरकार ने जिन मेधावी छात्रों के लिए कहा था कि हम उनको स्मार्टफोन देंगे, उनको हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, तो वो उसी योजना में है। लेकिन अब भद्दर चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, स्मार्टफोन बांट दिए। जैसे ही मीडिया वहां पहुंचा तो एसडीएम साहब वहां से खिसक लिए। हमारे संवाददाता ने भी बहुत बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया कि एसडीएम साहब वहां से खिसक लिए। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। एक तरीके से यह लालच ही है, चुनाव को लेन देन से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये एक लालच ही है, स्मार्टफोन का लालच है। ये तो बिल्कुल अजब बात है। और इस बार बहुत अदब के साथ ही कहना चाह रहा हूं, इस बार चुनाव आयोग की वो सख्ती दिख नहीं रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ में हो। मैंने कई जगह आज देखा दूसरे चरण के मतदान के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार चीखते चिल्लाते रहे, कोई आयोग नहीं नजर आया। पर्यवेक्षक एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। शाहजहांपुर का मामला है, वहां के विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस कई बार शिकायतें करते रहे, डीएम से शिकायतें करते रहे। उनके जो चुनाव एजेंट हैं वो लोग शिकायतें करते रहे कि भाई यहां शराब बट रही है, यहां कई जगह बूथों पर फर्जी वोटिंग की जा रही है। तमाम तरीके के आरोप शिकायतें हुई, कहीं कोई जुम्बिश तक नहीं हुई, और पुलिस तो दिख ही नहीं रही। चेकिंग वकिंग शुरुआत में जब ये आचार संहिता लगी तो लग रहा था कि अरे बहुत क्रांति कर देंगे, तो बहुत सख्ती से चुनाव होने जा रहा है। लेकिन जब अब चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो मतदान के दिन भी कहीं पुलिस चेकिंग वकिंग करती नजर नहीं आई। आज हमारे सहयोगी दूसरे चरण में जो घूमे, उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी कि भैया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आइए जाइए, घर अपना ही है, कोई टोक नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। तो आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। केवल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा कि भाई आंकड़े बता दिए इतने यहां उतने वहां, इससे काम नहीं चलेगा। आयोग का एहसास तो स्वर्गीय टीएन शेषन ने कराया था। पहली बार हम लोगों ने जाना कोई चुनाव आयोग भी होता है। नहीं, उससे पहले तो लगता था भाई चुनाव हो जाते हैं, सरकार बन जाती, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन टीएन शेषन ने एहसास कराया कि भैया चुनाव आए, तो बहुत अदब के साथ कहेंगे कि भैया आयोग के जो भी जिम्मेदार लोग हों, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे केंद्र से आए जो लोग हैं, वो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि चलो ठीक है दूसरा चरण हो गया, लेकिन तीसरे चरण में सख्ती होनी चाहिए। टैबलेट बट रहे हैं, कहीं फोन बट रहे हैं, कहीं स्मार्टफोन बट रहे हैं, ये कौन सा वक्त है? तीसरे द्वार की बात कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश का जो चुनावी चक्रव्यूह है उसका जो 20 तारीख को तीसरा चरण है, और इसे हमने तीसरा द्वार नाम दिया है। अब ये कौन सा राजनीतिक दल इस द्वार को तोड़ता है और अगले चरण में प्रवेश करता है,
ये देखना होगा। द्वार तोड़ने का मतलब है कि भाई एक बहुत बम्पर प्रदर्शन किसका होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो तीसरा चरण है, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है। और तीसरे चरण के लिए आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता दूं कि एकदम ऐसा नहीं कि बहुत गुडी गुडी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको बहुत अच्छी खबरें नहीं मिली हैं कानपुर परिक्षेत्र से। बुंदेलखंड को तो देख ही रहे, हमने बताया है कि भाई जो पाठा से सटा इलाका है, जो तेंदुपत्ता वाला इलाका है, वहां की जो 3-4 सीटें हैं उन पर मुश्किल आ रही भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा महोबा की 1 सीट है, हमीरपुर की 2 सीटें हैं, यहां बीजेपी फंसती जा रही। जालौन में भी इस तरीके की स्थितियां हैं। कालपी सीट भी बहुत दिलचस्प मुकाबला है, और क्योंकि वहां पर निषाद पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और वो इलाका निषादों का है। फूलन देवी का गांव शेरपुर गढ़ा वहीं है, और निषाद पार्टी का और फूलन के परिवार से मिलना वहां के निषादों को आकर्षित कर रहा है अपने आप में। तो और दूसरी तरफ विपक्ष है, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे मुखिया ने फूलन देवी को सांसद बनाया है। तो अब यहां भी बड़ा कालपी में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कानपुर और आसपास की, कानपुर शहर और आसपास, कानपुर देहात और जो कन्नौज आसपास की जो सीटों का कुछ मामला गड़बड़ा रहा है, क्योंकि आज देर शाम अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े रणनीतिकार देश में, और उत्तर प्रदेश के एक तरीके से कमांडर कहिए उनको, भारत के गृह मंत्री अमित शाह देर शाम कानपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे एक 5 सितारा होटल में गए और वहां वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, नाराज लोगों से मिल रहे हैं। उन्हें कानपुर की 1-2 सीटों के बारे में बताया गया कि बड़ी खराब स्थिति है, हो सकता है कि वो उन इलाकों में जा सकते हैं जहां कभी सांप्रदायिक हिंसा में लोग मारे गए थे, उन परिवारों से भी जाके मिल सकते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो मैं पूरे दावे और दमखम के साथ में नहीं कह पा रहा हूं इस बात को। लेकिन आज रात में ये पक्का हमारे सहयोगी सुनील गुप्ता ने इस बात को कहा कि भाई आज रात में अमित शाह के कई कमरा बैठकें हैं, वो या तो अपने कमरे में बुलाएंगे या संगठन से जुड़े लोगों के कमरों में जाएंगे। वो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इलाकों में भी अमित शाह जा सकते हैं। तो ये एक संकेत कानपुर से साधने की कोशिश की जा सकती है। 2017 के चुनाव मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरीके की कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी। उस वक्त ये कानपुर और बुंदेलखंड का चुनाव केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देख रहे थे, और 52 जो सीटें हैं कानपुर बुंदेलखंड की, उनके प्रभारी थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इसके बाद भी अचानक इसी तरह अमित शाह आए थे और उन्होंने सारा गणित बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी को झुआ भर सीटें वहां मिली थी पिछली बार 2017 में, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ा कठिन नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे बड़े चाणक्य पर पूरा भरोसा है। तो ये तीसरा द्वार जो अर्जुन है, अभिमन्यु हैं, बड़े बड़े धनुर्धरों के लिए है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि भाई पक्ष में कौन अर्जुन है और विपक्ष में कौन अर्जुन है। कर्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं। अब फंसा बेचारा अभिमन्यु, लेकिन अब देखिए, लेकिन वो भी आखिरी द्वार में ही फंसा था, तोड़ते 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 गया था। अब आखिरी द्वार तक हम देखेंगे, मंथन में इस बात की चर्चा करते रहेंगे हर द्वार की। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा चरण में, वैसे वैसे द्वार हमारे मंथन में भी हम दरवाजे खोलते जाएंगे, और आखिरी द्वार जब आएगा तब हम देखेंगे कि अभिमन्यु कौन